हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका YouTube चैनल ऑरेकल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में इंसुलेटर के बारे में देखा था कि कौन सा सस्पेंशन इंसुलेटर होता है, कौन सा हम लोग का टेंशन इंसुलेटर होता है, एक इंसुलेटर डिस्क कितने केवी की डिजाइन की जाती है। तो आज उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, किस प्रकार से ये पावर सिस्टम पर इफेक्ट डालेगा। ठीक, चलिए। तो हम लोगों ने पढ़ा था सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। तो उसमें कहा गया था कि जो ये पिन टाइप का इंसुलेटर है उसके कई डिस्क को जब हम लोग आपस में जोड़ेंगे ये तो बन जाएगा हम लोग का क्या, सस्पेंशन इंसुलेटर। ठीक, ये बन गया था कुछ इस प्रकार से। फिर ये जो इंसुलेटर है ये तो यूज हुआ था, क्या मटेरियल था, पोर्सलिन था, और यहाँ पे क्या था, मेटेलिक लिंक। ठीक, स्टील की थी। तो ये धातु का भाग है और यहाँ पे क्या है हम लोग का इंसुलेटर। ठीक, यानी आप कह सकते हो एक प्रकार से क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है। फिर ये जो यहाँ से क्या जाएगा, कंडक्टर। ऐसे कई इंसुलेटर होंगे, यहीं से लोग क्या जाएगा, कंडक्टर होकर जाएगा। और जो कंडक्टर है उसके अंदर से क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो हो रही है। दैट्स मीन उसके पास वोल्टेज है, चार्जेस हैं उसके पास। तो देखिए ये आपका क्या है, क्रॉस आर्म, ये क्रॉस आर्म होगा। ठीक, ये आपका टावर, टावर भी किसका बना होता है, स्टील का बना होगा। तो देखिए होगा क्या, यहां पे जो इस कंडक्टर है इस पे जो चार्ज है, यहां से कुछ चार्ज क्या होंगे, ये जो मेटेलिक लिंक दिख रही है इस पे जाके क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक, तो होगा क्या, एक मेटेलिक पार्ट ये है, इस पे भी चार्ज होगा, दूसरा मेटेलिक पार्ट ये है, इस पर भी चार्ज होगा। तो दो मेटेलिक पार्ट जिस पर चार्ज है, ये हमेशा कहें कि जब दो चार्ज किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ पे ये जो इंसुलेटर है ये बिहेव करेगा एज ए डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक, तो ये जो दो चार्ज हैं इंसुलेटर या फिर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का एक फिनोमिना उत्पन्न होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। संधारित्र का निर्माण होगा जिसके अंदर कैपेसिटेंस का गुण आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसके बीच, फिर ऐसे इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, क्योंकि चार्जेस क्या है, हर मेटेलिक लिंक पर पहुंच जाने वाले हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज है, चार्ज क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे। ठीक, फिर देखिए ये मेटेलिक लिंक है, ये क्या है हम लोग की टावर की बॉडी है। बीच में क्या है भाई, जहां कुछ नहीं वहां एयर, भाई हवा, टावर होते वहां पे क्या, वायु होती है। तो हम लोग को ये मालूम है कि जो एयर है, वायु है, ये भी क्या है, एक प्रकार से डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिहेव करती है। यानी एक मेटेलिक लिंक ये, दूसरी जो टावर बॉडी थी, जो ये टावर है इसकी बॉडी थी, ये भी सेपरेट हो रहा है डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से यानी एयर से। तो इसके बीच में भी क्या होगा, कैपेसिटेंस बन जाने वाला है। ठीक, तो एक कैपेसिटेंस जो डिस्क है उनके बीच बनेगा, और एक कैपेसिटेंस डिस्क के मेटेलिक लिंक और टावर बॉडी के बीच में बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दो कैपेसिटेंस होंगे, तो उसका नाम लोग रखेंगे, एक को बोलेंगे म्यूचुअल, सॉरी, एक को बोला जाएगा म्यूचुअल कैपेसिटेंस। ठीक, इसको लिखेंगे कैपेसिटेंस को सीएम। ठीक है, और दूसरे को बोलेंगे शंट कैपेसिटेंस, शंट कैपेसिटेंस, इसको लिखेंगे हम लोग सीएस से। ठीक, म्यूचुअल कैपेसिटेंस को लिख दिया गया सीएम और शंट कैपेसिटेंस को लिख दिया गया सीएस। अब इनमें से दो कैपेसिटेंस, एक यहां बन रहा है, दूसरा यहां बन रहा है, कौन सा म्यूचुअल होगा, कौन सा शंट होगा, ये देख लेते हैं। तो जो डिस्क के बीच में बन रहा है भाई, ये डिस्क थी, मेटेलिक लिंक था, इसके बीच में इंसुलेटर है, इसके बीच में जो कैपेसिटेंस बन रहा है उसको बोला जाता है म्यूचुअल कैपेसिटर, यानी म्यूचुअल कैपेसिटेंस वहां बनेगा। और जो मेटेलिक लिंक और टावर बॉडी के बीच में बन रहा है इसको बोला जाता है CS, दैट्स मीन शंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। मेटेलिक लिंक और टावर बॉडी के बीच जो कैपेसिटेंस बनेगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, शंट कैपेसिटेंस। जो डिस्क के बीच में बनेगा उसको बोलेंगे म्यूचुअल कैपेसिटेंस। इसको लिखेंगे सीएम से म्यूचुअल वाले को, और इसको लिखेंगे CS से।
ठीक, चलिए अब जब ये कैपेसिटेंस बन रहा है तो हम लोगों को मालूम है कि कैपेसिटेंस है क्या, प्रॉपर्टी है कैपेसिटर की जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करती है, या फिर हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है ये वोल्टेज चेंज का अपोज करता है। ठीक, यानी होगा क्या कि सपोज दैट ये 4 डिस्क थी, हम लोगों ने पढ़ा था हर एक डिस्क अपनी क्षमता के अनुसार वोल्टेज को सहन करेगी। यानी मान लीजिए हम लोगों ने कहा कि 11 केवी के लिए ये डिजाइन है, 11 केवी का वोल्टेज ये सहन करेगी। लेकिन अगर यहाँ पे कैपेसिटेंस बन रहा है तो उसकी वजह से अब ये जो वोल्टेज को सहन कर रहा है ये वोल्टेज हर डिस्क के क्रॉस बराबर नहीं होंगे, यानी हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सबके बीच में क्या बन रहा है, ये जो कैपेसिटेंस बन रहा है इस कैपेसिटेंस के कारण से जो हर एक डिस्क है उसके क्रॉस वोल्टेज बराबर नहीं होगा, अलग अलग हो जाएगा। तो हम यही फाइंड आउट करेंगे कि एक डिस्क जो कंडक्टर के पास है वहां पे कितना वोल्टेज होगा, क्या होगा, जो कंडक्टर से दूर है वहां पे क्या वोल्टेज होगा। ठीक, अब स्ट्रिंग इफिशिएंसी क्यों बोला गया, स्ट्रिंग मतलब क्या हो गया, लड़ी, मतलब ये जो डिस्क लगी है, नंबर ऑफ डिस्क वो लड़ी बना रही है। इफिशिएंसी उसकी दक्षता, अब दक्षता चेंज हो जा रही है। क्यों, क्योंकि पहले डिजाइन था कि हर एक डिस्क इक्वल वोल्टेज को शेयर करती, लेकिन अभी यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों, ड्यू टू द कैपेसिटेंस। ठीक, तो चलिए हम देखेंगे कि किस डिस्क में वोल्टेज ज्यादा है, किस डिस्क के पास वोल्टेज कम है। ठीक है, टर्म याद रखिएगा कि शंट कैपेसिटेंस क्या है और म्यूचुअल कैपेसिटेंस क्या है। चलिए अब हम लोग इसको, ये हम लोग की टावर बॉडी हो गई जो कि अर्थ की गई है, ये क्रॉस आर्म हो गया, यहाँ पे कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटेंस यहाँ, एक कैपेसिटेंस यहाँ। ठीक, फिर जो मेटेलिक लिंक और टावर बॉडी है इसके बीच ऐसे ही मेटेलिक लिंक और टावर बॉडी के बीच कैपेसिटर बनेगा। यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, चालक होगा, यानी कंडक्टर हो जाएगा। ये टावर की बॉडी है। ठीक है, अब जो डिस्क के बीच बन रहा था उसको बोला गया क्या है, ये म्यूचुअल कैपेसिटेंस, सीएम और ये सीएम म्यूचुअल कैपेसिटेंस हो गया। और जो मेटेलिक लिंक और टावर बॉडी के बीच बन रहा था इसको बोला गया शंट कैपेसिटेंस, सीएस, ये भी हो जाएगा शंट कैपेसिटेंस, सीएस। ठीक, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी। ठीक, अब बोला गया कि जो ये पूरा स्ट्रिंग थी या टोटल जो इंसुलेटर था, सपोज दैट इसके बीच में टोटल वोल्टेज कितना है, V, इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया कैपिटल V। अब जो ये डिस्क है इसके क्रॉस मान लिया गया वोल्टेज V3, ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 और इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया V1, 1 2 3, 3 डिस्क थी, 3 वोल्टेज बनेगा। ठीक है, ये हो गया। अब वोल्टेज है, कैपेसिटर में क्या होगा, XC की भी प्रॉपर्टी होगी जो कि करंट का अपोजिशन करेगी, तो जिसके कारण से यहां पर भी क्या होगा, कुछ ना कुछ धारा बहेगी। तो मान लेते हैं यहां पे करंट बह रही है I1, यहां से करंट I1 चली। ठीक, यहां पे आने के बाद क्या होगी, डिवाइड होगी। मान लेते हैं यहां पे करंट चली गई, करंट I1 गई, यहाँ पे IA, यहां से फिर I2, यहाँ पे डिवाइड होगी I2, करंट चली गई I3। ठीक, चलिए बस इतना अगर फिगर समझ में आ गया, कैलकुलेशन काफी इजी आप कर लेंगे और हो सकता है एग्जाम में ये आ भी जाए, डिप्लोमा सेमेस्टर के एग्जाम में ये आ भी सकता है। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग अगर केसीएल अप्लाई करें, ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे सीएस और जो सीएम है, यानी जो शंट कैपेसिटेंस सीएस है और जो म्यूचुअल कैपेसिटेंस सीएम है, इसका रेशियो कुछ भी मान लेते हैं, कांस्टेंट क्या है, के। सीएस अपॉन सीएम का जो रेशियो होगा उसको मान लिया गया के है। ठीक, ये चीज मान ली गई। अब स्टार्ट करते हैं, एक एक नोड जो दिख रहा है, नोड ए, नोड बी, इस पे हम लोग लगाएंगे केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। तो जब हम लोग अप्लाई करेंगे केसीएल एट नोड ए, तो नोड ए पर क्या केसीएल, आने वाली बराबर जाने वाली, आने वाली करंट क्या है, I1। ठीक, जा कौन सी रही है, IA करंट जा रही है, प्लस I2 करंट वहां से जा रही है।
यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जैसे रेजिस्टेंस होता है तो वहां पे आई बराबर लिखते हैं क्या, V अपॉन आर। ऐसी सर्किट में लिखते हैं आई बराबर V अपॉन जेड। ऐसे यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटेंस बन रहा है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V वोल्टेज अपॉन में जो उस धारा का विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे धारा का विरोध कौन करता है, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस करता है। तो इसीलिए जो I1 है, अब देखिए I1 के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, यही वाला तो होगा V3, भाई ये V3 लग रहा है उसके क्रॉस। तो हम लोग लिखेंगे I1 बराबर V3 अपॉन XC, ठीक, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और म्यूचुअल वाला है क्या लिख देंगे M, ठीक है। फिर देखिए इज इक्वल टू IA, अब देखिएगा IA यहाँ पे है, ये करंट जा रही है, तो IA अगर देखिए आप तो ये IB और ये आप ऐसा कह लीजिए कि जो IA करंट जा रही है, ये जो CS कैपेसिटेंस है ये इसके पैरेलल में है और इसके भी पैरेलल में है। भाई यहां से एक ही करंट डिवाइड हो रही है, दोनों के क्या है, पैरेलल में है। यानी IA पर जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज बराबर होगा इस कैपेसिटेंस के वोल्टेज के प्लस ये जो CS कैपेसिटेंस है इस पे जो मिल रहा है वोल्टेज उसके, ठीक। IA पे जो वोल्टेज होगा, ये करंट जिस वोल्टेज की वजह से बहेगी वो कौन सा वोल्टेज होगा, यहाँ का वोल्टेज प्लस यहाँ का वोल्टेज। अब यहाँ का वोल्टेज क्या है, CM के क्रॉस वोल्टेज क्या है, तो V2 है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक। और CS के क्रॉस का वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, तो इसके वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। यानी हम अगर लिखेंगे IA के लिए तो IA बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ का वोल्टेज क्या, V2 इसके क्रॉस का प्लस इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, V1। तो IA के लिए V2 प्लस V1 अपॉन यहां का रिएक्टेंस IA करंट CS में जा रही है तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, XCS, ये हो जाएगा, ठीक। फिर प्लस I2, अभी जो I2 करंट है ये किस में जा रही है, केवल CM में जा रही है, और CM वाला क्या है, V2 इसके वोल्टेज मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस V2 अपॉन रिएक्टेंस कौन सा हो जाएगा, XCM, ठीक। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को मालूम है क्या कि ओमेगा, या फिर ऐसा लिखते हैं X बराबर XC बराबर 1 अपॉन ओमेगा C होता है, ठीक। यहां से वैल्यू अगर पुट करेंगे तो मिलेगा क्या, V3 अपॉन X, या फिर X की वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा, सॉरी 1 अपॉन है तो ये क्या होगा, भाई ये XC नीचे है, घूम के ओमेगा C कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो मिलेगा क्या, V3 अपॉन 1 अपॉन, चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, ओमेगा CM, ठीक, इज इक्वल टू V2 प्लस V1 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा CS, ठीक, प्लस V2 अपॉन 1 अपॉन ओमेगा CS, ओमेगा CM, यहाँ पे क्या है, M, ये हो गया। चलिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो V3 ऊपर चला जाएगा, ओमेगा CM इज इक्वल टू V2 प्लस V1 ओमेगा CS प्लस V2 ओमेगा CM, ठीक है। चलिए अब देखिए ओमेगा सब में क्या है, कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, V3 CM इज इक्वल टू V2 प्लस V1 CS प्लस V2 ओमेगा CM, ठीक। अब यहां से कोई चीज कॉमन है, ओमेगा नहीं रहेगा, अब यहां से कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। तो देखिए कॉमन बना सकते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही माना था कि CS अपॉन CM का रेशियो क्या है, K, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं CS इज इक्वल टू KCM, CS इज इक्वल टू KCM लिखा जा सकता है। तो जब ये वैल्यू पुट की जाएगी तो क्या मिलेगा, V3 CM इज इक्वल टू V2 प्लस V1 KCM, भाई CS इज इक्वल टू KCM, ठीक, प्लस V2 CM, ठीक। अब इसमें क्या है, CM कॉमन हो जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, V3 इज इक्वल टू V2 प्लस V1 K प्लस V2। यहां तक क्लियर है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे फिर से। अब देखिए यहां से हम लोग लिख सकते हैं V3 इज इक्वल टू,
यहां से V2 इंटू के प्लस V1 इंटू के प्लस V2। ठीक, कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, V3 इज इक्वल टू, देखिए इसमें क्या है, V2 कॉमन 1 प्लस के V2 प्लस के V1। ठीक, यहां से देखिए V3 इज इक्वल टू V2 के प्लस V1 के प्लस V2। ठीक है, फिर यहां से कॉमन ले लिया गया, यहां से तुमको मिला V3 इज इक्वल टू 1 प्लस के V2 प्लस के V1। ठीक है, ये हम लोग का मान लेंगे इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट। अब ऐसे ही नोड बी पर भी केसीएल अप्लाई किया जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग केसीएल लगाएंगे एट नोड बी, केसीएल एट नोड बी। चलिए यहां पे देखते हैं क्या होगा। तो आने वाली बराबर जाने वाली करंट कौन सी आ रही है, I2 इज इक्वल टू I3 जा रही है और IB जा रही है, तो IB प्लस I3। ठीक, फिर देखिए I2, इसको वही क्या, इसके क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, V2 अपॉन XCM, म्यूचुअल कैपेसिटेंस CM। IB इन दोनों के पैरेलल में ही है, तो वोल्टेज V1 ही मिलने वाला है उसको, तो मिलेगा क्या, V1 अपॉन XC और B यानी CS प्लस I3 करंट ये जा रही है, वोल्टेज क्या होगा, V1 अपॉन XCM। ठीक, चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, दो इक्वेशन हमको मिलेगा, दोनों से ही वैल्यू को मिल जाएगी। देखिए क्या होगा, फिर वही XC की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन ओमेगा C, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए क्या आएगा वैल्यू निकल कर, यहां से हम डायरेक्टली लिखेंगे क्या, ओमेगा CM V2 इज इक्वल टू ओमेगा CS V1 प्लस ओमेगा CM V1। ठीक, फिर वहां से ओमेगा क्या है, कॉमन ले लिया जाएगा, फिर मिलेगा क्या, CM V2, यहां से भी ओमेगा बाहर हो जाएगा, CS की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, KCM रख देंगे, KCM V1 प्लस CM V1। V1 की वैल्यू कॉमन ले लीजिए, CM क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, V2 इज इक्वल टू K प्लस 1 V1। CM कैंसिल हो गया, यहां से V1 कॉमन, यहां से V1 कॉमन। ठीक है, तो V1 बराबर अगर लिखना चाहें, ठीक, तो क्या इस मिलेगा, V2 अपॉन 1 प्लस K। इक्वेशन नंबर मान लीजिए इसको सेकंड। क्लियर, ठीक, एक इक्वेशन ये मिला, एक इक्वेशन ये मिला। यहां पे हमको V1 और V2 में रिलेशन मिला, जबकि यहां दिख रहा है V3 भी है, V2 भी है, V1 भी है, तो यहां से हम किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं, चाहे जिसको, अगर आपको V3 और V2 में संबंध चाहिए तो V2 को हटा दीजिए, V1 को हटा दीजिए, अगर V3 और V1 में चाहिए तो V2 को हटा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, V1 को हटा देते हैं, ठीक है, या इजी रखने के लिए क्या करते हैं, V2 को हटा देते हैं। तो देखिए क्या होगा, हम लोग रखेंगे समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 का मान, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहां से जो वैल्यू आई है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, V3 इज इक्वल टू 1 प्लस के। ठीक, अब V2 को ही हटाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी पड़ेगा। V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां से V2 इज इक्वल टू 1 प्लस के V1, V2 इज इक्वल टू 1 प्लस के V1। ठीक, प्लस फिर क्या था, के V1, वैसे उतार दीजिए के V1। ठीक, इसको भी सॉल्व करेंगे, इसके शॉर्ट दीजिए, इतना बोर्ड छोटा है भाई, लॉकडाउन चल रहा है, मालूम है आप लोग को, क्लास चल नहीं रही है, तो किसी तरीके से खाली व्यवस्था हो गई है। ये देखिए, तो हुआ क्या, यहां से मिलेगा V3 इज इक्वल टू, ये क्या है, ए स्क्वायर, भाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab V1 प्लस के V1।
ठीक है। अब देखिए यहां से V3 इज इक्वल टू, यहां से पूरा V1 कॉमन लेते हैं, V1 तो 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 2k प्लस k, V3 इज इक्वल टू V1 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 3k। ठीक है, यहां से भी V1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो मिलेगा क्या, V3 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 3k। ठीक, ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए आपको मिल क्या रहा है, समझना क्या है हम लोग को। यहां से हम लोगों ने कहा कि जो ये कैपेसिटेंस बन रहा है इसकी वजह से हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज बराबर नहीं होगा, V1 V2 V3 बराबर नहीं होंगे। वही चीज यहां से प्रूव हो रही है। तो दो इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ये दिखा क्या रहा है, हमको ये समझना है। यहां से हमको ये चीज पता चल रही है कि V1 और V3 आपस में बराबर नहीं है, ऐसे ही V1 और V2 भी आपस में बराबर नहीं है। ठीक, तो है क्या चीज, अब देखिए यहां से कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, V3 का मान ज्यादा होगा भाई। V3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, V1 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 3k। ठीक, ऐसे यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां से V2 इज इक्वल टू V1 1 प्लस k। ठीक, तो V3 की वैल्यू ज्यादा, V2 की वैल्यू उससे ज्यादा, उससे कम, और V1 की वैल्यू क्या है, सबसे कम होगी भाई। V1 में क्या है, इतना चीज भाग होके मिल रहा है, यानी V2 का इतना कम हो जाएगा, वैल्यू भाग में आ रही है। ठीक, तो हमको मिला क्या, देखिए यहां से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वोल्टेज ज्यादा है, कौन सा वोल्टेज कम है। तो आप ये याद रखिएगा, जितना हम लोग कंडक्टर से दूर जाएंगे, कंडक्टर से दूर जाएंगे उतना वोल्टेज क्या होगा, घटता रहेगा। आपको क्रम नहीं याद रखने, V1 ज्यादा है, V2 ज्यादा, V3 ज्यादा, नहीं भाई। हमने V1 V2 V3 ऐसे माना है, किसी में V1 V2 V3 ऐसे मान सकता है, तो वो नहीं घटना। हम लोग को समझना है, हम लोग को मिला क्या है कि जितना हम लोग कंडक्टर से दूर जा रहे हैं उतना ही आवेश क्या होंगे, कम होते जाएंगे, तो वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। ठीक, मतलब क्या हुआ, V3 ग्रेटर है किससे, V2 से, और V2 ज्यादा किससे है, V1 से। ठीक, नियर टू द कंडक्टर जो डिस्क थी वहां पे वोल्टेज सबसे ज्यादा, उसके बाद वोल्टेज उससे कम, और सबसे दूर वाले कंडक्टर से सबसे दूर, या फिर ये क्या था, क्रॉस आर्म, ये क्या है, क्रॉस आर्म, क्रॉस आर्म के पास वाला जो डिस्क है उस पे वोल्टेज क्या होगा, सबसे कम होगा। ठीक, तो ये चीज हम लोग को समझाती है कि कैपेसिटेंस बनने के कारण से हर एक डिस्क के क्रॉस वोल्टेज बराबर नहीं रह जाता है। ठीक, तो ये हम लोग का था थोड़ा सा डेरिवेशन, जो कि एग्जाम में आता है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है बताइए, उसका डेरिवेशन भी करिए। तो हम लोग को मिला क्या, देखिए अब एफिशिएंसी निकाल लेते हैं आसानी से, होगा क्या, देखिए अब हम लोगों ने देखा कि जो एफिशिएंसी है आउटपुट अपॉन इनपुट, भाई किसी की भी एफिशिएंसी का फार्मूला यही होता है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा, एफिशिएंसी का नॉर्मल फार्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ जो स्ट्रिंग एफिशिएंसी है इसका जो फार्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग टोटल सप्लाई वोल्टेज, टोटल वोल्टेज यानी कि V क्या था, फुल वोल्टेज था, इनटू नंबर ऑफ डिस्क, कितनी उसमें डिस्क लगी हुई है इंसुलेटर में, नंबर ऑफ डिस्क, इनटू वोल्टेज नियर टू द कंडक्टर। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ डिस्क, कितनी डिस्क की संख्या है, यहां पे कितनी डिस्क थी, 1 2 और 3 डिस्क थी। ठीक, और वोल्टेज नियर टू द कंडक्टर, मतलब कौन सा मान रखेंगे, V3 वाला मान रखा जाएगा, चालक के पास में जो वोल्टेज है उसका मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ठीक, अब इसको परसेंटेज में करना हो तो गुणे कर दीजिए 100। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है वो देखते हैं जरा ध्यान से। हम लोग को यहां से अगर लिखें तो क्या मिलेगा,
टोटल वोल्टेज क्या है V, नंबर ऑफ डिस्क कितनी है 3, और वोल्टेज कितना है नियर टू द कंडक्टर V3, है ना, वोल्टेज नियर टू द कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के पास डिस्क वोल्टेज क्या है V3 है, ठीक, ये हो गया। तो क्या V3 इंटू 3 जब हम करेंगे तो क्या V के बराबर आएगा? अभी तक तो पता नहीं हमको बराबर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक, क्योंकि हमको यहाँ से दिखा कि V3 ज्यादा है, V2 कम है, V1 सबसे कम है। तो ये सिद्ध कर रहा है कि अगर ये दोनों वैल्यू यानी V और 3 इंटू V3 आपस में बराबर नहीं होगा तो भाई कटेगा नहीं, 100% तो नहीं आएगा, कुछ वैल्यू क्या आएगी, कम ही आएगी। V3 क्या ज्यादा है तो वैल्यू क्या आएगी, कम ही आएगी, तो 100% नहीं होगी, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी इफिशियंसी अगर 100% करनी है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग इफिशियंसी को इंप्रूव करने का फार्मूला क्या होगा, तरीका क्या होगा, कितनी विधियों से हम लोग स्ट्रिंग इफिशियंसी को बढ़ाएंगे। ठीक, यहां तक हम लोगों ने खाली ये पढ़ा कि स्ट्रिंग इफिशियंसी होती क्या है, कब होगा, तो सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर हो गया, उसके डिस्क के बीच में कैपेसिटेंस बनेगा, कैपेसिटेंस बनने के कारण से हर एक डिस्क के क्रॉस का वोल्टेज बराबर नहीं रहेगा, जिसके कारण से हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% नहीं होगी बल्कि उससे कम होगी। क्योंकि हम लोगों ने डेरिवेशन करके देखा कि V1, V2 और V3 जो वोल्टेज है ये आपस में बराबर नहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस बन गया है। और है क्या चीज, जो V3 वाला वोल्टेज है यानी कंडक्टर के पास वाला वोल्टेज होगा उसमें वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा, और जो कंडक्टर सबसे दूर की डिस्क होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक, चलिए इतना चीज कवर करिए। इस पे आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए गए होंगे, क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसको लगाइएगा क्योंकि सेमेस्टर के एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक, ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, स्ट्रिंग इफिशियंसी निकालने के लिए ही दे दी जाती है। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा। इतना कवर करिए, स्ट्रिंग इफिशियंसी को इम्प्रूव करने का जो मेथड है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, चलिए हम लोगों ने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इंसुलेटर है उसमें डिस्क की संख्या को देखकर हम लोग वोल्टेज का मान बता सकते हैं, या फिर अगर हम लोग को वोल्टेज पता होगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क की संख्या निकाल सकते हैं। तो उसी का एग्जांपल लेके समझ लेते हैं कि क्या होगा। देखिए, अगर मान लीजिए हमसे कहा जाए कि जो 132 केवी की लाइन है, 132 केवी की लाइन है, ठीक, इसमें हम लोग को लगाना है इंसुलेटर। ठीक है, सस्पेंशन टेंशन कुछ भी हो सकता है। तो उस 132 केवी की लाइन में जो इंसुलेटर होगा उसमें कितने डिस्क होंगे, नंबर ऑफ डिस्क इन इंसुलेटर, कितने होंगे उसमें इंसुलेटर में डिस्क की संख्या। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो दिया होता है डेटा, ये हमेशा होता क्या है, लाइन वोल्टेज में होता है। ठीक, तो और जो इंसुलेटर की डिजाइन होती है एक डिस्क किस पे होती है, फेज वोल्टेज पे होती है। तो हम लोग सबसे पहले इससे फेज वोल्टेज निकाल लेंगे, तो पता है Vp इक्वल टू VL/√3 स्टार कनेक्शन। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 132/√3। ठीक, फिर हम लोग को पता है वन डिस्क is designed, one disk is designed for 11 kV। कितने के लिए होता है, 11 kV। भी क्या है, फेज वोल्टेज। ये फेज वोल्टेज जरूर ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ी इसलिए होती है। ठीक, सो ठीक है, नंबर ऑफ डिस्क इन 132 kV लाइन कितना हो जाएगा भाई, 132। ये क्या था, लाइन वोल्टेज। हम लोगों ने √3 से भाग देकर क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, फेज वोल्टेज में। अब ये कुल वोल्टेज हम लोग के पास आ जाएगा, बटे क्या करेंगे, 11/11 करेंगे, तो इससे क्या होगी, संख्या निकल कर आ जाएगी किसकी, नंबर ऑफ डिस्क इन 132 kV लाइन। कितना उसमें डिस्क लगाना है हम लोग को। लेकिन हम लोगों ने कहा था इसी में क्या करेंगे, 2 डिस्क हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ देंगे।
2 डिस्क हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि हाई वोल्टेज होने पर इंस्ट्रूमेंट हम लोग का खराब नहीं होगा। ठीक, चलिए तो इस टाइप पे काफी न्यूमेरिकल हैं, कर लीजिएगा आप लोग, और स्ट्रिंग एफिशिएंसी पर भी न्यूमेरिकल लगा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।